हेलो दोस्तों। तो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक धमाकेदार आखिरी रिवीजन। हरियाणा हाई कोर्ट का जो पेपर है वो 24 और 25 को है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। तो साथियों, ये हम लोगों का जीके और जीएस का जो पार्ट है आपका, उसका लास्ट रिवीजन है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि इसमें सवाल भी उसी तरह के होंगे। अब तक का क्रक्स होगा जो हमने पढ़ा। दोस्तों, इतना बढ़िया पोर्शन होगा ये कि आप इसमें से अगर ये करके जाते हैं तो साथियों, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, कम से कम आप लोगों का 30 to 40% क्वेश्चन इसमें से सीधे फंसेंगे। आपको सिर्फ ये सेशन करना है। दोस्तों, हमने पूरा अभी तक जो पढ़ाई की है, सिलेबस देखा है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, जितना जीके जीएस देखा है, उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ छांट के लाए हैं। इसमें सब कुछ है, आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट है, आपका साइंस है। तो दोस्तों, इसको इस पेपर को आप लगाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, और अपना नंबर बताइए कि कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, साथियों, कि इसके बाद में आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। इसको पढ़िए, और इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ आप इसको एक बार और भी देख सकते हैं। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? हमारी एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, द ब्लैक माउंटेन अकेडमी। द ब्लैक माउंटेन अकेडमी दोस्तों, ठीक है, वहीं पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन भी नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा, हम लोगों के पास ऐसा कोई शर्त नहीं है। चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल अपना देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है, रनप्पा इज अ ट्रेडिशनल मार्शल डांस। रनप्पा इज अ ट्रेडिशनल मार्शल डांस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? बताइए किस इंडियन स्टेट के द्वारा है। मैं आपको मतलब 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इस बीच में आप कमेंट करके ग्रुप में बता रहे होंगे कहाँ से, ठीक है। बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। तो क्या ये हरियाणा से है? क्या ये हरियाणा से है? नहीं दोस्तों, हरियाणा से तो फाग और धमाल, ठीक है, फाग और धमाल, याद है ना भाई ये? ठीक है। क्या ये राजस्थान से है दोस्तों? क्या ये राजस्थान से है? नहीं, राजस्थान से तो हमारा घूमर और कुलबलिया है। क्या है? क्या है भाई? घूमर और कलबलिया है। कलबलिया है, ये राजस्थान से हो गए हमारे, ठीक है। मणिपुर से क्या है? मणिपुर से बताओ। मणिपुर से थांगता है, जिसमें स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में मणिपुरी रासलीला है। ये उड़ीसा से है दोस्तों, ये उड़ीसा से है, उड़ीसा से है भाई ये। रांगपा जो है वो उड़ीसा का फोक मार्शल डांस है, जो कि साउथ उड़ीसा में परफॉर्म होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? साउथ उड़ीसा में, ठीक है, साउथ उड़ीसा में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें वुडन की हाई स्टिक ली जाती हैं, जो कि लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड स्टोरीज को दिखाने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो इसका उड़ीसा जवाब हो गया। इस तरह से मैंने आपको हरियाणा की भी दो बता दी, फाग और धमाल, राजस्थान की भी दो बता दी, घूमर और कलबिलिया, मणिपुर की भी दो बता दी। मणिपुर की बताई थांगता, जिसमें स्वॉर्ड और पेयर मार्शल आर्ट है, और मणिपुर रासलीला, ठीक है। फिर पेशवा बाजीराव वन वॉज पॉपुलरली नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताओ, पेशवा बाजीराव वन जो है पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? क्या बाजीराव बल्लाल के नाम से जाना जाता था दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, बाजीराव जो ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट हैं, इनका जो जब ये पैदा हुए तो इनका नाम था बाजीराव बल्लाल भट्ट। क्या नाम था इनका? बाजीराव बल्लाल भट्ट, ठीक है। इनका क्या नाम था दोस्तों? बाजीराव बल्लाल भट्ट, ठीक है, ये नाम था। और ये सातवें पेशवा के तौर पे काम किए, सेवंथ पेशवा के तौर पे काम किए दोस्तों, ठीक है, सातवें पेशवा के तौर पे काम किए। और मराठा एम्पायर को नॉर्थ इंडिया में बढ़ाने वाले लोगों में इनको गिना जाता है। नाना साहेब कौन थे भाई? ठीक है, ये नाना साहेब कौन थे? ये पेशवा बालाजी राव, बालाजी बाजीराव के नाम से मशहूर थे, और ये इनके सन थे, बाजीराव वन के सन थे ये, बाजीराव फर्स्ट के बेटे थे ये, ठीक है। और ये किस नाम से जाने जाते थे? पेशवा बालाजी बाजीराव के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जो है, बालाजी विश्वनाथ वाज बाजीराव वन फादर, ठीक है, जो बालाजी वन थे उनके फादर थे ये, ठीक है। और ये फर्स्ट हेरिडेटरी पेशवा बने थे भाई, यानी वंशागुत तरीके से जो कोई पेशवा बना था तो उसमें विश्वनाथ जी का नाम आता है। माधव राव कौन थे भाई? ठीक है, ये वो मराठा पेशवा थे जिन्होंने मराठा डोमिनेंस को रिस्टोर्ड किया आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें, उसके बाद में जो मराठास के पावर को रिस्टोर करने वाले कोई लोग थे तो वो माधव राव थे दोस्तों, ठीक है, हो गया। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं अब, थर्ड पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड? ठीक है, इंटरमीडिएटरी गुड के बारे में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड? बताओ भाई, इंटरमीडिएट गुड क्या होती है?
चलिए करके देख लेते हैं। असर्ट परचेज बाय अ कंज्यूमर, क्या ये इंटरमीडिएट गुड है भाई? ठीक है भाई, ये तो फाइनल कंज्यूमर गुड हुई ना, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदी है, फाइनल कंज्यूमर गुड हुई। ठीक है, कंजम्पशन के लिए। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड इन होम, ये क्या हुआ भाई? ये भी फाइनल है भाई, क्योंकि इसके बाद यूज होगा, सिर्फ बेचा बेचा तो जाएगा नहीं। फाइनल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड रेडी फॉर हाउस होल्ड एंड यूज है ये। ठीक है, कॉपर यूज बाय मैन्युफैक्चर फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, अ कॉपर यूज बाय मैन्युफैक्चर फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, ये करेक्ट है दोस्तों, ये करेक्ट है। कैसे? देखो, इंटरमीडिएट गुड एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती हैं, मतलब जो कि फाइनल प्रोडक्ट से पहले। तो यहाँ पे कॉपर यूज बाय मैन्युफैक्चर फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, तो देखो ये एक मैन्युफैक्चर है यहाँ पे, ये रॉ मटेरियल के तौर पे कॉपर है आपका। ठीक है, कॉपर इनके पास जाएगा, ये क्या बना के आगे बढ़ाएंगे? ये यूटेंसिल्स बनाएंगे। ठीक है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाएंगे। ठीक है, और टेलीविजन सेट बॉट बाय हाउस होल्ड, ये भी फाइनल फाइनल कंज्यूमर गुड हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे, ओनली सी सही हो जाएगा। दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट फॉर्मरली नॉन एज कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? बताओ भाई, कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट क्या किस नाम से जाना जाता है, या किस रीजन में है, अभी बताओ। चलिए देखते हैं। ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा, देखो ये तो पारादीप, एक पारादीप पोर्ट होता है, उसकी लोकेशन है ये, पारादीप पोर्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा में तो पारादीप पोस्ट पोर्ट पाया जाता है। ये वेस्टर्न कोस्ट गुजरात में है क्या? बिल्कुल, ये वेस्टर्न कोस्ट गुजरात में है, तो ये इसका सही जवाब हो गया दोस्तों। कैसे? तो ये एक टाइडल पोर्ट है, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है दोस्तों, गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है ये। ठीक है, जो कि गुजरात में है, और इसको रीनेम किया गया, रीनेम किया क्या क्या इसको 2017 में दोस्तों इसको रीनेम किया गया। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन सा है दोस्तों? तो इसमें पोर्ट ब्लेयर है भाई, इसमें पोर्ट क्या है? ब्लेयर भाई। याद हो गया दोस्तों, तो ये हमारा बी आंसर हो गया इसका। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं अब। अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल लेग पोर्शन ऑफ अ रिले रेस इज टर्म्ड एज, बताओ। अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल लेग पोर्शन ऑफ अ रिले रेस इज टर्म्ड एज, बताओ। चलिए देख लेते हैं। लेग, ठीक है, ये सही आंसर है इसका। कैसे सही आंसर है? ये जो है ना, वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट और डिस्टेंस की बात करता है टू वन इंडिविजुअल रनर इन अ टाइम रिले रेस। तो क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए 400 मीटर की रेस होती है, तो उसमें 4 मीटर के, वो 100 मीटर के रिले रेस में एक एक लेग तो ये बन गया आपका, एक लेग ये बन गया आपका, लेग 2, ये लेग 3 हो गया। ठीक है, ये लेग 4 हो गया, इसी को कहते हैं ना। तो इंडिविजुअल के लिए जब हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को, एक सेगमेंट को एक तरह से उस इंडिविजुअल के लिए असाइन कर देते हैं, तो एक रिले रेस में, तो उस डिस्टेंस को, पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लेग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हीट क्या होती है दोस्तों? हीट एक अगर प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो एक क्वालिफाइंग रेस होती है। ठीक है, जो कि फिल्डर्स, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए यूज की जाती है दोस्तों। स्पाइक क्या होते हैं दोस्तों? स्पाइक क्या होते हैं? ये फुटवियर्स में जो लगे होते हैं, मेटल या पिन जो लगे होते हैं, ताकि उनकी ग्रिप बनी रहे ग्राउंड पे, उनको स्पाइक्स कहते हैं। स्प्लिट क्या होता है दोस्तों? स्प्लिट एग्जैक्ट टाइम होता है जो कि टेकन बाय स्प्रिंटर होता है टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक सेक्शन और लैप ऑफ अ रेस। ठीक है, तो यही होता है स्प्लिट। क्या होता है दोस्तों? जो कि टाइम, जितना टाइम लिया गया टू कंप्लीट अ रेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉमन सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? चलिए भाई, एसिटिक एसिड क्या होता है बताते हैं पहले तो। चलिए देख लेते हैं। टोमेटो में कौन कौन से एसिड होते हैं दोस्तों? टोमेटो में इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है इसमें, और सिट्रस एसिड, सिट्रस। ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है दोस्तों। और इसमें टैमरिंड में क्या होता है दोस्तों? ये इसमें टार्टिक एसिड होता है दोस्तों। विनेगर में कौन सा होता है दोस्तों? विनेगर में कौन सा होता है? ठीक है, इसमें जो है ना, ये जो है फर्मेंटिंग होती है जो एथनॉल की, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें 4 से 8% के अराउंड, 4 से 8% का अराउंड क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देख लें। ऑरेंज में कौन सा होता है? ऑरेंज का तो आप सबको पता होगा। ऑरेंज में होता है सिट्रिक, ठीक है, और प्लस एब्जॉर्बिंग, सॉरी एस्कॉर्बिक, ये दो एसिड होते हैं ऑरेंज में। ठीक है भाई, और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज। भाई इंग्लिश में इसलिए है ये क्योंकि हो सकता है आप लोगों का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही आ रहा हो, ठीक है, तो इसको अदरवाइज मत लीजिए, आप करिए इसको, मजा आएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज, बताओ भाई कितनी है। चलिए देख लेते हैं, 6100 किलोमीटर है क्या, ठीक है बिल्कुल। ये देखो ये क्या कहता है कि ये जो है ना मेनलैंड इंडिया की जो वो है, मेनलैंड इंडिया की मेनलैंड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी उसकी क्या है ये कोस्टल लाइन है दोस्तों। इसमें माइनस है क्या, आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो माइनस है इसमें से, ठीक है। और ये 7516.6 किलोमीटर, ये क्या है, यही सही है दोस्तों, हमारा सही जवाब है। कैसे कैसे, तो टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन जो है भाई इंक्लूडिंग मैनलैंड, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, वो 7516 किलोमीटर है, ठीक है। तो 7516 किलोमीटर है वो, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें मैनलैंड जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है। इसके बाद में 15,106 किलोमीटर क्या है दोस्तों, ठीक है। ये इंडिया की टोटल टोटल लैंड बॉर्डर्स है दोस्तों, लैंड बॉर्डर्स, ठीक है। फिर 8198 क्या है, ठीक है, ये एक ऐसे ही आर्बिट्री वैल्यू दी हुई है, इसको ध्यान नहीं देना है, तो हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान और निकोबार भी है, अब याद रखना। और अगर आइलैंड्स की कोस्टल लाइन को इंक्लूड ना करें तो कितनी है, 6100 किलोमीटर, और हमारी टोटल लैंड बाउंड्रीज कितनी है, 15,106 किलोमीटर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज सत्राज ऑफ असम एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 15th सेंचुरी सेंट श्रीमंता शंकरदेव। बताओ भाई क्या है इसका, जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी बता दो भाई इसका। चलिए एक एक करके देख लें, मणिपुरी का देख लेते हैं दोस्तों। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज, बताओ बताओ भाई। मणिपुरी, मणिपुरी है क्या, ठीक है। ये जो है ना क्लासिकल डांस है भाई, क्लासिकल डांस है कहाँ का, क्लासिकल डांस है कहाँ का दोस्तों, मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। इसमें क्या होती है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है भाई, ठीक है, राधा कृष्णा की रासलीला पे बेस्ड है ये, राधा कृष्णा की, ठीक है। स्तरिया क्या है दोस्तों, सतरिया क्या है, यही सही जवाब है इसका, स्तरिया क्या है, ठीक है। ये 15वीं सेंचुरी में, बता देते हैं अभी, 15वीं सेंचुरी में जो संत थे श्रीमंता शंकरदेव, संत श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया किस तरह से, एक रिलीजियस डांस ड्रामा के तौर पे, ये एक रिलीजियस डांस ड्रामा के तौर पे असमीज में, ठीक है, असमीज में। और इसका काम क्या था भाई, ये वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता था दोस्तों। कथक तो आप सब जानते हैं, कथक कहाँ का है, ये क्लासिकल डांस है, कहाँ का, क्लासिकल डांस है यूपी का, सब जानते हैं आप इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ये फुटवर्क पे और स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता है दोस्तों, ठीक है। भरतनाट्यम बता दो, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस किधर का है, बता दो भाई, ठीक है। ये तमिलनाडु में जन्मा, तमिलनाडु के मंदिरों में जन्मा है दोस्तों, ठीक है, ठीक। चलिए 9th पे आ जाते हैं अब हम। द ट्रेडिशनल छप्पर मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। बताओ भाई छप्पर मेला, छप्पर मेला कहाँ होता है बताओ। चलिए देख लेते हैं, लुधियाना में होता है क्या, बिल्कुल सही जवाब है, लुधियाना में ही होता है, ठीक है। तो जो हर साल एक छप्पर मेला लगता है लुधियाना के छप्पर विलेज में, इन छप्पर विलेज ऑफ लुधियाना, जिसमें किसके ऑनर में, गुग्गा पीर के ऑनर में, किसके ऑनर में भाई, गुग्गा पीर के ऑनर में छप्पर मेला लगता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है, लुधियाना का एक गांव है, कहाँ पे, क्या नाम है उसका, छप्पर विलेज में लगता है। हरियाणा में बता दो भाई कोई इसी तरह का डांस वो होता हो तो, हरियाणा में सूरज कुंड का मेला लगता है, सूरज कुंड का मेला लगता है दोस्तों, ठीक है, हर साल लगता है ये भी, ठीक है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल मेला है दोस्तों। राजस्थान का बता दो फिर, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में पुष्कर मेला होता है दोस्तों, पुष्कर फेयर होता है, और डेजर्ट में डेजर्ट फेस्टिवल होता है दोस्तों। मजा आ रहा है ना भाई, समझ आ रहा है ना, सिर्फ ये रिवीजन नहीं है, ये क्वेश्चन है, हम आपको निचोड़ के रख देंगे सारा टॉपिक, ठीक है। गुजरात किस चीज के लिए जाता है, जाना जाता है, रण उत्सव के लिए, रण उत्सव के लिए दोस्तों, प्लस प्लस तारनेतर फेयर के लिए, तारनेतर फेयर के लिए, ठीक। भाई हैंड राइटिंग माफ कर दी मैंने, ठीक है। चलिए
लास्ट ही क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट तो अभी नहीं है भाई, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, आज इसको खत्म करके मानेंगे, इसके बाद में आपको कुछ रिवीजन करने की जरूरत ना पड़ेगी। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स दैट हैव नो इंट्रेंसिक कमोडिटी वैल्यू, नो इंट्रेंसिक कमोडिटी वैल्यू बट आर डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट डिक्री आर टर्म्ड एज। ठीक है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स दैट हैव नो इंट्रेंसिक कमोडिटी वैल्यू बट आर डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट डिक्री और टर्म्ड एज। बताओ किस तरह की मनी होती है वो? भाई फिएट के मनी होती है वो, फिएट मनी होती है वो। जिन लोगों ने भी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है मनी वाली, वो जानते होंगे इसको। बताओ भाई, एक्सप्लेन करेगा कोई कमेंट बॉक्स में? मैं तब तक पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए देख लेते हैं एक बार 10th का। चलिए, कॉमोडिटी मनी क्या होती है भाई? कॉमोडिटी मनी क्या होती है? देखिए, ये एक तरह की ऐसी मनी होती है जिसकी फिजिकल मटेरियल से कीमत पता चलती है। फिजिकल मटेरियल से मतलब, अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब क्या हुआ सर जी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। भाई गोल्ड और सिल्वर की कीमत कैसे होती है? 10 ग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से, ग्रामों के हिसाब से होती है ना भाई। ठीक है, तो फिजिकल मटेरियल से पता चल रही है ना इनकी वैल्यू, पता चली ना भाई। चलिए, फिएट मनी क्या होती है दोस्तों? फिएट मनी बता दो भाई। फिएट मनी पेपर करेंसी होती है दोस्तों। तो पेपर करेंसी क्या होती है दोस्तों? देखिए, पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जब मुकाबला किया जाए पैसे वैसे से तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, गवर्नमेंट इसको कीमत अता करती है, गवर्नमेंट इसको धारकों को इतना रुपए इस कागज के बदले देने की अता करती है, ये लिखा होता है ना। तो जब गवर्नमेंट इसको बैक करती है तो वो कागज जो है, जो उसकी कीमत जो है ना, गोल्ड की तरह हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना मिलेगा, तो हो गया ना भाई 1.5 लाख रुपया, मतलब इक्वल टू 10 ग्राम सोना, तो बराबर हो गया ना गोल्ड की कीमत। ठीक है, तो ये हो गया भाई। चलिए उसके बाद में, पर ये होता तभी है जब गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है। फिड्यूसरी मनी क्या होती है भाई? ठीक है, ये एक ऐसी मनी होती है जो कि ट्रस्ट के आधार पर एक्सेप्ट की जाती है, कबूली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेयर जो होता है, जो पे करने वाला होता है, वो पेई को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल चेक और बैंक होते हैं, जो चेक जो है बैंक बोलती है कि आप हमारे पास ये चेक ले आओ, ठीक है, हम इसको भुनाने का काम करेंगे। तो बैंक ने गारंटी दी, तो ये ट्रस्ट पे चल रहा है ना, पेयर और पेई के बीच में। चलिए, फुल बॉडीड मनी क्या होती है दोस्तों? फुल बॉडीड मनी बता दो। जहां पे फेस वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू। इसका क्या मतलब हो गया? अभी तुम ये पूछोगे भाई। ठीक है, मतलब जो दिख रहा है उतनी ही उसकी वैल्यू है। ठीक है, वो होता है फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलिए भाई, 11 बजे बाद आते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, आई नो। चलिए, अब नहीं लेंगे ज़्यादा समय। ठीक है, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच टू आइलैंड ग्रुप्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच टू आइलैंड ग्रुप्स इन द बे ऑफ बंगाल। बताओ भाई। चलिए देख लेते हैं। लक्षद्वीप एंड मालदीव होता है क्या? लक्षद्वीप एंड मालदीव होता है क्या? भाई लक्षद्वीप और मालदीव को तो 8 डिग्री चैनल काटता है। ठीक है, ठीक है, सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मिनी कॉय एंड मालदीव भी आ जाते हैं। चलिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, स्पेसिफिकली लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, क्या ये है? बिल्कुल यही है भाई, 10 डिग्री इसी को काटता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, 10 डिग्री चैनल होता है वो। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव क्या होता है दोस्तों? मिनिकॉय और मालदीव मैंने अभी बताया, 8 डिग्री चैनल इनको काटता है, इनको भी। ठीक है, नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान क्या होता है दोस्तों? इसका बता दो भाई। ठीक है, इनको काटता है इनको इनको एक ऑस्टेन स्ट्रेट होता है, ऑस्टेन स्ट्रेट, वो इनको अलग कर रहा होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए भाई, 12 देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अलाउड इन खिलजीज मार्केट कंट्रोल एंड जवाबी रेगुलेशन। बताओ भाई। चलिए, टू इनकरेज अनरिस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड, यही है क्या? नहीं नहीं भाई, ये तो नहीं है। कैसे? क्योंकि भाई अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, इन्होंने भाई बहुत तगड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। आप लोगों को याद होगा, एक इन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था सहानाए, सहानाए मंडी, जिनके अंडर में मंडी में जितनी भी गतिविधि हो रही होती हैं, वो सब इनके अंडर में होती थी। मतलब बहुत तगड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? ठीक है, टू मेंटेन अ मेसिव स्टैंडिंग आर्मी ऑन फिक्स सस्टेनेबल सैलरीज बाय फिक्सिंग कमोडिटी प्राइसेस। क्या ये सही था? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है भाई? देखिए, जब पैसा कम होगा और एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी को फिक्स रखना होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम कमोडिटी के प्राइसेस को फिक्स कर दें। जैसे कि जब प्राइस कम होंगे, ठीक है, तो सोल्जर्स जो है वो कंफर्टेबली जी पाएंगे कम सैलरी पे भी। ठीक है, तो इसीलिए ये टू मेंटेन अ मैसिव स्टैंडिंग आर्मी ऑन फिक्स्ड सस्टेनेबल सैलरीज बाय फिक्सिंग कमोडिटी प्राइसेस।
ठीक है। तो अगर कमोडिटी की प्राइसेस फिक्स कर दी जाएंगी तो जितनी उनकी सैलरी है उसके अंदर में सारी चीज़ आ जाएंगी दोस्तों। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लग्जरी मार्केट फॉर नोबल। ठीक है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है ये? ठीक है भाई, इसने तो ना सप्रेस किया। किसको सप्रेस किया दोस्तों? इन्होंने इन्होंने लग्जरी होर्डिंग और स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया मर्चेंट प्रॉफिट मार्जिन को। तो लग्जरी होर्डिंग और मर्चेंट प्रॉफिट मार्जिन दोनों को कंट्रोल इसने किया। टू एलिमिनेट स्टेट टैक्सेशन ऑन एग्रीगेरियन लैंड्स। ठीक है, ही एक्चुअली रेज एग्रेरियन लैंड टैक्स, खराज जिसको कहते हैं भाई। ठीक है, तो खराज जिसको कहते हैं वो इन्होंने लगाया, जो कि कितना था? 50% ऑफ प्रोड्यूस था दोस्तों। 50% ऑफ प्रोड्यूस था। ठीक है, खराज के तौर पर इसने लगाया। तो इन्होंने एलिमिनेट नहीं किया बल्कि लगाया, इम्पोज किया। ठीक है, चलिए। 1966 से 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। चलिए देख लेते हैं भाई, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी 1966 से 91 के बीच में हुई। चलिए, व्हाट डज दिस मीन? चलिए भाई देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द रूपी वॉज अलाउड टू अप्रिसिएट नेचुरली वाया मार्केट फोर्सेज। क्या ये सही है दोस्तों? क्या ये सही है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ रूपी वॉज अलाउड टू अप्रिसिएट नेचुरली वाया मार्केट फोर्सेज, क्या ये सही है? बताओ। ठीक है भाई, अप्रिसिएशन इज अ मार्केट ड्रिवन राइज। जैसे अप्रिसिएशन होगा तो मार्केट अपने आप जो है करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देगी। तो डिवैल्यूएशन तो नहीं हो रहा है इसमें, तो ये घटाएगा यहाँ पे। द ऑफिशियल एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वॉज डेलिबरेटली लोअर्ड अगेंस्ट मेजर फॉरेन करेंसीज लाइक यूएसडी। क्या ये सही है? ये सही है भाई। ये सही है भाई दोस्तों। कैसे? भाई जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उन्होंने क्या किया? टू मेक एक्सपोर्ट चीपर, एक्सपोर्ट को चीपर बनाने के लिए एंड बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज, उन्होंने क्या किया? ऑफिशियल एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है डेलिबरेटली लो कर दी गई, ताकि फॉरेन करेंसी। चलिए देखते हैं। डोमेस्ट डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू बैंक नोट्स, क्या ये सही है? तो ये नहीं भाई, ये गलत है। ये क्या करता है? कैंसिल कर देता है लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक बैंक नोट्स को। जैसे ही हम क्या करते हैं, डिमोनेटाइजेशन करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एक बैंक नोट वगैरह को कैंसिल कर देता है, उनके लीगल टेंडर को, यानी कि उनकी मान्यता को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डी देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है, तो भाई ये एक मॉनेटरी टूल है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो वो किस लिए होता है? एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए होता है। तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि आरबीआई के द्वारा तब यूज किया जाता है जब ड्रेन करना होता है एक्सेस लिक्विडिटी को। ठीक है, तो ये करेंसी डिवेल्युएशन से इसका कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, रास्ता नहीं है, मतलब बी सही है इसका। चलिए भाई, द पर्सियन न्यू ईयर फेस्टिवल नवरोज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली सल्तनत कोर्ट बाय विच रूलर? बताओ भाई। तगड़ा क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे ही। हालांकि जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा इसके जवाब भाई। चलिए देख लेते हैं। क्या ये इल्तुतमिश ने किया? क्या ये इल्तुतमिश ने किया भाई? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको 3 कामों के लिए जाना जाता है इल्तुतमिश साहब को। पहला तो कंसोलिडेट किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया, डीएस को। ठीक है, दूसरा दूसरा किस लिए जाना जाता है भाई इनको? इन्होंने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तीसरा किस लिए जाना जाता है? इन्होंने चहलगानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन ने लगाया ये ग्यासुद्दीन बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। तो जितनी भी पर्शियन ट्रेडिशंस थी वो ग्यासुद्दीन बलबन साहब ने इंट्रोड्यूस की, जिसमें एक था नवरोज। ठीक है, नवरोज। दूसरा था सिजदा। ये सब पर्शियन परंपराएं थी, जिसमें मतलब झुक के। तीसरा था पेबोस। ठीक है, और चौथा था तो रॉयल प्रेस्टीज को बढ़ाना। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं ये ग्यासुद्दीन बलबन ने की, क्योंकि ये जो है ना किसी राजशाही परिवार से तो थे नहीं। तो अपने आप को दूर करने के लिए, अपनी अथॉरिटी मजबूत करने के लिए इन्होंने ये सब हथकंडे अपनाए दोस्तों। तो गयासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी देख लें दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो है 2-3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। पहला तो प्राइस कंट्रोल के लिए, प्राइस कंट्रोल ऑन मार्केट। ठीक है, दूसरा दूसरा किस चीज़ के लिए? अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो इन्होंने टोकन करेंसी। उसके बाद में ये लेके आए कैपिटल ट्रांसफ़र की इन्होंने दौलताबाद के लिए। इस चीज़ के लिए भी ये जाने जाते हैं भाई। ठीक है, ऐसा रिवीजन करा दूंगा ना दोस्तों, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों।
लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन द चोला किंगडम इन द चोल किंगडम वाज कॉमनली नोन एज। तो बताओ क्या किस नाम से जाना जाता था जो लैंड रेवेन्यू चोल किंगडम में वो होता था। चलिए एक एक टर्म देख लेते हैं, अब एक टर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना फोर्स लेबर टैक्स था दोस्तों। क्या था ये? फोर्स्ड लेबर टैक्स। ठीक है, लैंड रेवेन्यू नहीं था भाई। ठीक है, लैंड रेवेन्यू नहीं था, जो कि किंग के द्वारा लगाया जाता था कॉमन सिटीजन्स पे, ना कि लैंड रेवेन्यू था। कदमई क्या था दोस्तों? कदमई लैंड रेवेन्यू था आपका। ये एक स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू था जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे लगता था दोस्तों। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे लगता था सोल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सही जवाब है। चौथ क्या होता है? चौथ आप सब जानते हैं, ये 25% टैक्स था। 25% टैक्स था जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? मराठाओं के द्वारा। किससे? मराठाओं के द्वारा, नॉन मराठा से। ठीक है, किस चीज़ के लिए? उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक। सरदेश मुखी क्या था दोस्तों? ये एक एडिशनल एडिशनल 10% का टैक्स था जो कि मराठाओं के द्वारा लगाया जाता था। मराठा के द्वारा लगाया जाता था, जो कि किस लिए जाता था? अपनी पारामाउंटी या वो सोरेनिटी का दिखावा करने के लिए, मतलब अपने आप को सर्वोच्च बताने के लिए दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? चलिए, मिड ओशियनिक ridges MORs are predominantly formed at which type of tectonic plate boundaries? बताओ भाई। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मिड ओशियनिक रिज कहाँ पे प्रीडोमिनेटली कहाँ पे फॉर्म होती है, वही बताना है। चलिए एक एक करके देखें। सॉरी गाइस। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे होता है क्या ये? कन्वर्जेंट में क्या होता है? दो बाउंड्रीज आपस में टकराती हैं, कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, कोलाइड करती हैं यानी कि। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह, एग्जाम्पल हिमालय और डीप ओशन ट्रेंचेस बनते हैं। जिसके कारण क्या बनते हैं? बिल्डिंग माउंटेन। ठीक है, और हिमालयन ट्रेंचेस वगैरह बनते हैं, ट्रेंचेस। ठीक है, डाइवर्जेंट क्या हो रहा होता है दोस्तों? इसमें अवे हो रहा होता है, यानी कि चीज़ें दूर जा रही होती हैं। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है? मिड ओशियनिक रेजिस जो है फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इस तरफ मूव कर रही है एक प्लेट, इस तरफ मूव कर रही है, तो पुल अवे करती हैं। ठीक है, जिससे के कारण जो है मैग्मा ऊपर आता है, ऊपर आके कूल डाउन करता है और अंडर वाटर माउंटेन चेन्स वगैरह बना देता है। ठीक। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज क्या होती हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज क्या होती हैं? तो जब प्लेट जो हैं एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली स्लाइड्स पास कर जाएं, एग्जांपल सेंट एंड्रियाज पोस्ट। पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होते हैं दोस्तों? ये ट्रांजिशन जोन्स होते हैं किसके बीच में? ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन्स होते हैं बिटवीन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विद नो एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज। यहाँ पे कोई एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि टू हमारा सही आंसर है इसका। चलिए भाई 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द गवर्नर एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ oath of office to the chief minister and other council of ministers? बताओ भाई, अंडर विच आर्टिकल जो है गवर्नर चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल को शपथ दिलाता है, वो बताना है भाई। जल्दी बता दो भाई। चलिए एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 163 किस चीज़ से डील करता है? ठीक है, ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एडवाइज करेंगे किसको? एडवाइज करेंगे गवर्नर को। ठीक है, आर्टिकल 164 क्या है दोस्तों? ये सही है। कैसे सही है? ये गवर्नर को ताकत देता है, गवर्नर साहब को ये ताकत देते हैं ये आर्टिकल, कि वो ओथ दें, ओथ दिलवाएं किसको? ठीक है, किसकी? ऑफिस की और सीक्रेसी की, किसको? चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, आर्टिकल 165 क्या होता है दोस्तों? ये अटॉर्नी जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल से डील करती है स्टेट के लिए। आर्टिकल 165 क्या होता है दोस्तों? ये आउटलाइन करता है ड्यूटीज़ को, किसकी ड्यूटीज़ को? सीएम की ड्यूटीज़ को, जिसमें वो इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा किसके लिए? गवर्नर के लिए। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो इसका 164 क्लोज 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? बताओ दोस्तों।
चलिए देख लेते हैं। मैरी कॉम ने कब मेडल जीता दोस्तों? मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता कब? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में दोस्तों। सानिया नेहवाल ने कब जीता? इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता दोस्तों। इन्होंने भी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जीता दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता? ठीक है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता दोस्तों। इन्होंने कब जीता? इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी कैटेगरी में, ठीक है, 2000 में जीता सिडनी में। पीवी सिंधु ने कब मेडल जीता भाई? 2016 में सिल्वर जीता इन्होंने। कहाँ पे? रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो में। और ब्रॉन्ज जीता इन्होंने 2020 में टोक्यो में। बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। ठीक, आगे बढ़ जाऊँ। 12 members having special knowledge or a practical experience in literature, science, art and social services LAS are nominated by President of India to which house? बताओ किस हाउस के लिए जो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट साहब, वो किस हाउस के लिए करता है? वही सवाल है, ज़्यादा मत दूंगा इसमें। क्या वो लोकसभा के लिए करते हैं दोस्तों? पहले वो प्रीवियसली जो है दो एंग्लो, अरे एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, पहले वो क्या करता था, दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था, जो कि 104वां जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा अबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया। राज्यसभा, राज्यसभा बताओ भाई। अंडर आर्टिकल 80, अंडर आर्टिकल 80 प्रेसिडेंट जो है ना वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ठीक है, फॉर द अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। चलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले पहले मैं बोल रहा हूँ प्रीवियसली जो है गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था दोस्तों, जो कि अब अबॉलिश कर दिया गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये इंक्लूड करता है किसको? कोऑपरेटिव मूवमेंट को, जो कि इन एडिशन टू LAS। चलिए चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया? बताओ भाई, नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन नहीं है इंडिया में? चलिए पढ़ लेते हैं। खरीफ है क्या? बिल्कुल है भाई खरीफ। ये मानसून क्रॉप है, मानसून जब आता है उसको कब होता है? जुलाई और सॉरी जून टू जुलाई में बोई जाती हैं फसलें। और कब हार्वेस्ट की जाती हैं? हार्वेस्ट कब की जाती हैं दोस्तों? सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। इनको पैडी क्रॉप भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैज, ठीक है। रबी, ठीक है, रबी जो है ना विंटर क्रॉप्स होती हैं दोस्तों। कब बोई जाती हैं ये? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं दोस्तों? अप्रैल और मई में काटी जाती हैं दोस्तों। इसमें एग्जांपल के तौर पे वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया। जायद तो क्या होता है दोस्तों? ये एक छोटा पीरियड होता है जिसमें क्रॉप बोई जाती है बिटवीन रबी एंड खरीफ। एक शॉर्ट क्रॉप सीजन होता है दोस्तों बिटवीन रबी एंड खरीफ, ठीक है। ये क्या है? बरानी, बरनी क्या होती है दोस्तों? ये एक रेन फेड फार्मिंग प्रैक्टिस है दोस्तों। रेन फेड यानी कि जो ज़्यादातर मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, उस तरह की एक फार्मिंग प्रैक्टिस है ये। और ये जो है कोई सीजन नहीं है ट्रेडिशनल इंडिया में, ठीक है। ठीक है, तो ये कोई क्रॉप सीजन नहीं है, तो इसलिए यही गलत हो गया। 21वां देख लेते हैं दोस्तों। विच हिस्टोरिकल प्रोसेस इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अक्रॉस नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया? विच हिस्टोरिकल प्रोसेस इज बेस्ट
रिफ्लेक्टेड बाय द एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर अक्रॉस नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। दोस्तों बताओ कौन सा है वो। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ग्वालियर, सॉरी, कंप्लीट रिलायंस ऑन फॉरेन हेलेनिस्टिक मॉडल से क्या? नहीं भाई, कंप्लीट रिलायंस नहीं है। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर तो भाई इंडिजिनली पहले डेवलप हुआ, फिर उसके बाद इवॉल्व हुआ, और ये पूरी तरह से इंडिया का लोकल सिस्टम चल रहा है। रीजनल अडोप्टेशन एंड कंटिन्यूस इंट्रैक्शन ऑफ इंडिजिनियस रिलीजियस आर्ट एंड ट्रेडिशनल। हाँ ये सही है भाई, ये सही है। कैसे? ठीक है, देखो, नगरा, नागर, द्रविड़ और वसारा जो स्टाइल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अपनी कुछ बेहतरीन टेक्निक को अडॉप्ट करती रही। ठीक है, जैसे कि गुप्ता रॉक कट प्रोटोटाइप्स हैं जो वो अडॉप्ट कर लिए गए। तो ये मतलब रीजनली सीखा है, ये बात सही है, पर इंटरनेशनली फॉरेन हेलेनिस्टिक मॉडल्स वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं है। डिक्लाइन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एक्सपर्टाइज, डिक्लाइन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ना वो आर्किटेक्टिक ग्रोथ दिखाता है, ना कि डिक्लाइन। ठीक है, वो क्या दिखाता है? आर्टिस्टिक ग्रोथ दिखाता है, ना कि डिक्लाइन। ठीक है, तो ये तो भाई गलत हो गया। ठीक है, ग्रोथ हो रही है भाई। रिप्लेसमेंट ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स बाय टेम्पररी वुड कार्विंग्स। आर्किटेक्चर जो है ना शिफ्ट हुआ कहाँ से? टेम्पररी वुड और रॉक केव्स टू परमानेंट स्टोन मैसनरी। तो ये जो है रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है दोस्तों, ये भी गलत है, तो हमारा बी सही हो जाएगा इसका। चलिए, एन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुर्जर प्रतिहार किंग नाग भट्ट वॉज डिस्कवर्ड एट विच साइट? बताओ भाई किस साइट पे मिला? बताओ भाई जल्दी बता दो। हाँ यार, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, जो छोटे छोटे हैं। ये ग्वालियर से मिल रहा है, सही है ये। कैसे? तो ग्वालियर प्रशस्ति है भाई। ठीक है, वो किसका इंस्क्रिप्शन है? वो मिहिर भोज का इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, मिहिर भोज का। ठीक है, जो कि नाग भट्ट की अचीवमेंट्स को बताता है। ठीक है, नाग भट्ट 1 और 2 दोनों की अचीवमेंट्स को बताता है। तो ये सही हो गया। ये क्या पूछ रहा है ना? इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ गुर्जर पतियारा किंग नाग भट्ट वॉज डिस्कवर्ड एट विच साइट। ये तो ठीक है भाई। कन्नौज की बात कर लेते हैं। भाई ये आप लोगों को पता है कि कैपिटल थी गुर्जर पतियारा की। ठीक है, गुर्जर पतियारा की ये कैपिटल थी, बल्कि ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं मिला है। अहियोल अहियोल इंस्क्रिप्शन। ये पुलकेशिन द्वितीय जो थे, पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनका जो इंस्क्रिप्शन था, रविकीर्ति ने जो लिखा, वो यहाँ से मिला है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, यहाँ से गिरनार, यहाँ से गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है अशोक जी का। ठीक है, अशोक जी का। यहाँ से एक रुद्रा रुद्रा दमन और रुद्रदमन 1 और सकंद गुप्त का भी एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जूनागढ़ संत में, या फिर उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? बताओ भाई, मॉनसून फॉरेस्ट की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए भाई दोस्तों। चलिए, डेंस लेयर्ड कैनोपी ट्रीज रिक्वायरिंग मोर देन 200 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल। क्या ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? नहीं भाई, ये जो है ना, ये फीचर इन्होंने किसके बताए हैं? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स हैं ये। ठीक है, क्योंकि जो मानसून होता है उनको तो लेस देन 200 cm वो चाहिए होती है दोस्तों। वो ट्रॉपिकल उसका है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ट्रीज दैट सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन एंड थ्राइव इन रीजन्स रिसीविंग 100 to 200 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल। ये सही है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ये सही है। ये मानसून फॉरेस्ट के ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। कैसे? देखो, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, जिसमें टीक साल जो है वो, टीक और साल जैसे वृक्ष आते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पत्ते हैं ना 6 से 8 वीक के बीच में गर्मियों में गिरा देते हैं टीक और साल। ठीक है, ठीक है, ये जो है भाई थॉर्न या फिर डेजर्ट
एरिया के फॉरेस्ट की या वेजिटेशन की वो है, खासियत है। ये जो है ना टाइडल मैनग्रोव की है। ठीक है, ये टाइडल मैनग्रोव की खासियत है भाई। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। चलो देख लेते हैं कौन इनके डायरेक्ट डिसाइपल नहीं थे। ठीक है, क्या आनंद जी नहीं थे? बिल्कुल थे, ये बिल्कुल थे भाई। ये चीफ पर्सनल अटेंडेंट भी थे, डिवोटी भी थे, कजन भी थे और डिसाइपल भी थे दोस्तों, सब थे। क्या उपाली नहीं थे? भाई उपाली तो चीफ डिसाइपल्स में से एक है जिन्होंने विनय पिटिका को रिसाइट किया है। ठीक है, कहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब? सारीपुत्ता। भाई ये भी है, ये भी है वन ऑफ द टू चीफ मेल डिसाइपल्स ऑफ बुद्ध अलोंग साइड मगलाना। मगलाना भी इनके, एक मगलाना भी हो गए इनके चीफ डिसाइपल्स में से। ठीक है, सुसीमा थे क्या? सुसीमा नहीं थे भाई, ये करेक्ट आंसर है। ये एक मौर्य प्रिंस थे दोस्तों। ये मौर्य प्रिंस थे और अशोक के बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर थे अशोक के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का एम नहीं, ऐसा ऑप्शन चूज करना जो डीपीएसपी का एम नहीं है। इस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट, ये तो है भाई, ये तो है भाई, ये तो कोर सोशियो इकोनॉमिक गोल है डीएसपी डीपीएसपी का, अंडर पार्ट 4। ठीक है, क्या इस्टेब्लिशिंग इस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है क्या? ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भाई, ये भी प्राइमरी है, ताकि सोशल जस्टिस मिल सके इसलिए। इस्टेब्लिशिंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाया फंडामेंटल राइट्स एंड गारंटीज, क्या ये है? ये नहीं है भाई, यही हमारा सही है क्योंकि ना पूछा था उसने, तो नहीं है। पॉलिटिकल गारंटी फंडामेंटल राइट्स में जो है, एफआर्स में, जो कि पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में दी हुई है, ना कि पार्ट 4 में डीपीएस की हुई। ठीक है, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस, ये तो सोशल जस्टिस की बात आ गई ना। ठीक है, तो ये स्पेशली डायरेक्टेड है अंडर आर्टिकल 38। ठीक है, डीपीएसपीज के, डीपीएसपीज का जो आर्टिकल 38 है उसमें ये एक्सप्लिसिटली मतलब डील किया गया इससे। ठीक है भाई, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट अक्रॉस द इंटायर अर्थ अकर्स ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस। तो इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट अक्रॉस द इंटायर अर्थ अकर्स ड्यूरिंग इक्विनॉक्स, क्या ये सही है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं, जून 21 और दिसंबर 2022 को होता है क्या? देखो, जून 21 को क्या होता है? इस दिन होता है समर सोलिस्टाइस, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है। और December 22 को क्या होता है? ये विंटर सोलिस्टाइस होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डे होता है। और ये दोनों ही चीज़ें हो रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मार्च 21 और September 23 को क्या हो रहा होता है? ठीक है, मार्च 21 जो है ना, स्प्रिंग और ऑटम जो होता है उसका, उसके दौरान इक्विनिक्स होता है, व्हेन द सन साइंस डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। तो जब साइन करता है सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर, तब होता है स्प्रिंग और ऑटमनल इक्विनोक्स। और इसीलिए ये हमारा मार्च 21 और September 23 सही है। जनवरी 3 और जुलाई 4। ठीक है, देख लेते हैं, जनवरी 3 और जुलाई 4 क्या होता है? ये पेरीफेलियन होता है, अर्थ क्लोजेस्ट टू सन होता है। पेरीफेलियन मतलब जनवरी 3 को जो हो रहा होता है उसको पेरीफेलियन कहते हैं, जब अर्थ सन के सबसे नज़दीक होती है। और एपीफेलियन क्या होता है, जो कि कब हो रहा होता है दोस्तों? जुलाई 4 को होता है। अर्थ जब दूर है, फारदेस्ट है, अर्थ जब फारदेस्ट है किससे? सन से। किसका? मई 1 और नवंबर 15। ठीक है, ठीक है, तो जब सन जो है रेगुलर डेट्स विद नो एस्ट्रोनॉमिकल इक्विनेक्स स्टेटस, तो
इसमें कोई वो नहीं है भाई। चलिए, द ऑपरेशन ऑफ लिक्विड परफ्यूम एटोमाइजर स्प्रे bottles and carburetors is primarily based on which physics principle? The operation of liquid perfume atomizer spray bottles and carburetors is primarily based on which physical principle? बताओ किसके ऊपर है ये? 27 को बताओ। चलो देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? ये बायोन्सी जो होता है दोस्तों, एक आपने बायोन्सी पढ़ा होगा, बायोन्सी जो होता है उसके प्रिंसिपल को गवर्न करता है। ठीक है, ये क्या कहता है? फ्लोटिंग जो फोर्सेज होती हैं फ्लूइड में, उनके बारे में बात करता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये क्या कह रहा है दोस्तों? बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बहुत तेजी से हवा बह रही होती है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके क्या कारण क्या होता है, लिक्विड जो है ऊपर उठता है और स्प्रे करता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो यही हो गया ना फिर तो भाई, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या होता है दोस्तों? स्टोक्स लॉ क्या होता है? ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है ड्रैग फोर्स को, जो कि स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा होता है थ्रू द विस्क्यूअस फ्लूइड्स, जो विस्क्यूअस फ्लूइड्स के माध्यम से कैलकुलेट कर रहा हो चल रहा होता है। ठीक है, कैलकुलेट करता है उन ड्रैग उन फोर्सेस को जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा होता है दोस्तों। ठीक है, फिर पास्कल लॉज क्या होते हैं दोस्तों? पास्कल लॉज क्या होता है? ये इक्वल प्रेशर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसमें इनक्लोज फ्लूइड्स में, जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक के रूप में काम करते हैं दोस्तों। पास्कल लॉ इक्वल प्रेशर ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं इनक्लोज फ्लूइड्स, जो फ्लूइड क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, उनमें इक्वल प्रेशर को ट्रांसमिशन जो कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? पास्कल लॉ। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, 29 देख लेते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड